हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का 2009 से 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है सभी क्वेश्चन को करेंगे। लगभग 350 प्लस क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया गया है तो उसको हम लोग एक ही बार उठाए हैं, और कोई कोई क्वेश्चन है जिसको घुमा घुमा के पूछा गया तो उसको भी एक ही बार उठाए हैं। लेकिन हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो हिस्ट्री क्लास 12 का, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप लोग पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, आपको पता है अगर आप लोग पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप जो है 70 से 80% वहीं से कर सकते हैं। 60 से 70% क्वेश्चन जो है आपका वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री क्लास 12 का 2009 से 2021 लगभग 11-12 साल का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पार्ट बाय पार्ट होगा। ये पार्ट 1 है, उसके बाद फिर पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि हम लोग ये सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज हिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी का ऑलरेडी कर दिए हैं। आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सभी लघु और दीर्घ उत्तरीय को करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी की क्या जरूरत है। मतलब आपको पूछ रहा है कि हम लोगों को जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला तो उसको कैसे पता चला। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है ईंटें बनके तथा अस्थियां, उसी में हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा सभ्यता कभी कभी पूछता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को पता चला, उसका क्या स्रोत है, कैसे पता चला। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आंसर को, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले, कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देंगे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध है। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिला उसका कई मतलब बहुत ज्यादा स्रोत है, बहुत तरीके से हम लोगों को मिला। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों के खुदाई, यानी कि सबसे पहला जो है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई कर रहा था, नगरों का जो खुदाई कर रहा था उसी का। उसमें क्या क्या मिला, विभिन्न भवन मिला, गलियां मिला, बाजार मिला, स्नानघर मिला यानी कि नहाने का बाथरूम मिला, मतलब नहाने वाला रूम। उसके बाद अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध। देखिए एक चीज यहाँ आपको बता देते हैं, दो चीज है, एक है वैदिक सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक क्या है, एक है आपका वैदिक सभ्यता और एक है आपका हड़प्पा सभ्यता। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वैदिक हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका शहरीय है, तो शहरीय भी बोल सकते हैं या फिर नगरीय भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शहरीय भी या नगरीय भी। वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है ये क्या है, गांव वाला है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, गांव वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये रूरल है और ये जो है शहरीय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्योंकि जब उसका खुदाई किया मोहनजोदड़ो का, मतलब मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। बहुत लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि मोहनजोदड़ो कोई सभ्यता नहीं, ये कोई सभ्यता नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों एक जगह का नाम है। तो जब इसका खुदाई कर रहा था तो उस समय भवन, बहुत प्रकार का घर मिला, गलियां मिला एकदम बना हुआ सजावट वाला, बाजार मिला, स्नानघर मिला, तो इसका जो है अवशेष मिला और इसी पर प्रकाश डाला। ठीक है, इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध के विषयों में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे कला के विभिन्न नमूनों से, जैसे कि मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियां, विशेष नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा, मतलब समझ रहे हैं आप, नाचती हुई जो मूर्ति बनाया था तो लड़की का नाचती हुई मूर्ति, इसलिए इसी से पता चला था हम लोगों को कि वहां पर जो है नाच भी होता था, इसी से पता चला था, यही मूर्ति से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में कि वहां पर भी नाच होती थी। तो क्योंकि वो जो लड़की की तांबे की जो प्रतिमा थी नाचती हुई, उसी से हम लोगों को पता चला। तो आदि से हड़प्पा के लोगों की कला एवं कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब आगे देखेंगे, मोहरों से जो अपने में ही हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, मोहरों से जो अपने में ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधे तथा लिपि की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उन्हें संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कभी भी ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में क्या स्रोत है, तो ये आपको बता देना है कि खुदाई करने के बाद जो वहाँ पर भवन मिला, ये मतलब गलियों मिला, बाजार मिला, स्नानघर मिला, उसके बाद फिर जो है विभिन्न खिलौनों के धातुओं मिला, धातुओं की मूर्तियाँ मिला। ठीक है, उसके बाद मोहर मिली। तो मोहर ये सब किस में प्रयोग किया जाता होगा, तो पहले के जमाने में कोई संस्कृति होगा जिसका नाम अभी हड़प्पा संस्कृति पड़ गया। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें।
प्रकाश डालें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी व्याख्या करें। और देखिए एक चीज आपको बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये दोनों चीज एक ही है, इस पर आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात बताते हैं कि ये पीडीएफ जो है बस आप लोगों के लिए तैयार किया गया। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, एक से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक पीडीएफ को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। और ये क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसको कहीं और, मतलब कि यूट्यूबर वगैरह हैं बहुत सारे जो कि इसको ले लेते हैं वाटरमार्क पता नहीं कैसे हटा करके वो वीडियो बनाने लगता है। इसलिए आप लोग यहीं पे नोट कर लें, या फिर क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए ताकि आपका दिमाग में रहे कि 2009 से 2021 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। तो धार्मिक जीवन तो जो था हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का, उसका प्रमुख विशेषताएं था, सबसे पहले मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई थी उसकी पूजा होती थी। उसके बाद पशुपति की पूजा प्रचलित थी, पशुपति का यानी कि पशु का भी जो है पूजा वहां पर प्रचलित था। कुबर वाला बैल पूजनीय था, मतलब कि कुबर वाला बैल जो था वो पूजनीय था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मातृ देवी की पूजा होती थी, दूसरा पशुपति की पूजा प्रचलित थी। पशुपति में कौन सा, वही कुबर वाला बैल का, ठीक है। उसका पीपल वृक्ष जो कि अभी भी होता है, ये भी अभी होता है, ये भी पशु पक्षी जो कि गाय माता वगैरह के करते हैं लोग, ठीक है, गाय के, तो वो भी होता है। उसका पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। तो पीपल का जो पेड़ होता है उसका भी पूजा होता है। आप लोग देखे होंगे चारों तरफ पीपल का जो है पेड़ खड़ा होता है, तो चारों तरफ से लोग जो घूम घूम के सूता टाइप का बांधते हैं, ठीक है। बहुत तरह के मतलब कि पूजा होता है, तो उसमें से एक ये भी पूजा होता है। तो पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में। और नाग पूजा, स्वस्तिक यानी कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, ठीक है, के भी संकेत मिलते हैं। और इसका भी जो है संकेत मिला। तो आप लोग एक तरह से समझ सकते हैं जो आज के दिन चल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता में भी चल रहा था। और एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभवतः यह हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर संभावना यानी कि माना गया है, ऐसा लग रहा है कि एक मूर्ति है जिसमें से एक स्त्री के यानी कि एक बनाया गया मूर्ति जिसमें क्या दिखाया गया है कि स्त्री का जो गर्भ होता है उससे एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, एक मूर्ति है। और लोग इसको समझते हैं कि ये धरती देवी की मूर्ति है, ठीक है। और संभवतः हड़प्पा वासी यानी कि जो उस समय हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा के लोग थे, वो इसको शायद उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो, ये मानना है, ठीक है। अब कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए, लेकिन ये सभ्यता में कहीं भी मंदिर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर था, तो नहीं, मंदिर एक भी नहीं था। पूजा तो होता था लेकिन मंदिर का कोई भी अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुआ हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो आज के मतलब हिंदू जो सभ्यता है, हिंदू का जो धर्म है, उससे लगभग पूरा सेम है, सिर्फ उस समय मंदिर नहीं था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। मतलब पूछ रहा है कि जो प्रथा चलती थी, जैसे कि सती प्रथा को खत्म किया गया, तो उसी तरह से कोई प्रथा चलती होगी, धार्मिक प्रथा, और प्रमुख देवता होगा हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो उसको यहाँ पर विवेचना करने के लिए कह रहा है। व्याख्या या फिर प्रकाश क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे हड़प्पावासी बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे, ठीक है। हड़प्पावासी जो है वो बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी, और मातृ देवी जो है इनकी प्रमुख देवी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में कि जो इसकी प्रमुख देवी कौन सी थी, तो ये है मातृ देवी। उसके बाद फिर वो पशुपति वगैरह का पूजा करता था, पहले मातृ देवी का, ठीक है। और मिट्टी की बने अनेक स्त्री मूर्तियां जो कि मातृ देवी की प्रतीक है। और ये जो है मिट्टी की बनी हुई थी, अनेक मूर्तियां हैं जो कि इसका प्रतीक है, इसका निशान है, बड़ी संख्या में मिली है, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां, बहुत स्त्री की मूर्तियां जो कि मिट्टी की बनी हुई है, वो बड़ी संख्याओं में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति या आद्य शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगीश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग कुबरदार सार लिंग योनि पीपल के वृक्ष की भी पूजा करने थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। तो आपको समझ में आ गया कि उस समय मंदिर और पुरोहित का जो अस्तित्व नहीं था, लेकिन उस समय जल पूजा भी होता था, जो आज के दिन होता, अग्नि पूजा यानी आग का पूजा अभी भी होता, बलि प्रथा जो आप लोग देखते हैं दशहरा वगैरह में, ठीक है, तो वो आज भी प्रचलित है और उस समय भी था, लेकिन मंदिर और पुरोहितों का कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख देवता और धार्मिक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही आंसर देना है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें।
हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है यानी कि फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक, उसका बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक था, उस पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर आपको कह रहा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन जितने भी सभ्यता है पुराने सभ्यता में सबसे विशाल जो है वो हड़प्पा सभ्यता था। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, उत्तर में, ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, वहां भी आपको ये मैंने बताया था कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो है नर्मदा नदी तक था, और पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है तो वहां तक फैली हुई थी। ठीक है, कुल मिलाकर ये सभ्यता जो है पूर्व पश्चिम से 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी यानी कि फैली हुई थी। तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि इसका फैलाव जो है उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, तो आपको बोलना है उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा घाटी, ठीक है, और उसके बाद पश्चिम में जो बलूचिस्तान मकरान तट, उसके बाद पूर्व में आलमगीर जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका फैलाव जो है वो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता में नालों के निर्माण का संक्षेप में उल्लेख करें। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन आपका जो है 2009 में और एक बार 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखिए क्या करा, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाली बना हुआ था, नालों मतलब जो हम लोग घर बनाते हैं, नगर में शहर में ऐसा होता है, ठीक है, जो घर बना होता है उसके साइड में नाला बना हुआ होता है, ठीक है, जिससे पानी वगैरह जाता है, गंदे सामान वगैरह जाते हैं, कीचड़ वगैरह, तो उसी को नाला बोलते हैं। तो उसका संक्षेप में जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में था उसी का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर नालों का निर्माण यानी कि लेइंग आउट ड्रेन्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लेइंग आउट ड्रेन्स। तो नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सबसे अनूठी यानी कि उस समय सबसे बड़ा पानी निकालने वाला जो प्रणाली बना हुआ था, ये बहुत ही मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं विचित्र था एकदम। ठीक है, तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। किस में बनाया गया था, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री कोण यानी कि समकोण पर काटता था, मतलब कि ऐसे करके। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समकोण, मतलब कि इधर इधर, और यहाँ जो है ये हो गया क्या, समकोण। ठीक है, तो समकोण पर जो है काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और उनके अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी कि ऐसा माना जाता है कि पहले शायद नालियां बनाया गया, रोड बनाया गया, रोड के बाद नाली, और नाली के बाद जो है गलियों का निर्माण हुआ था। मतलब पहले नाली, ठीक, आज के दिन बाद में नाली बनता है, बहुत लोग बच जाते तब, लेकिन वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले वो करता होगा, उसके बाद फिर अगल बगल जो है आवास हो गया, यानी कि लोग जो है वो आवास होने लगे, यानी कि बसने लगे। ठीक है, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। और क्या कह रहा है कि गंदे पानी को गलियों से जोड़ना था, मतलब कि गलियों को गंदे पानी से जो है उसको निकालना था, तो प्रत्येक घर यानी कि जितना भी घर है उसमें कम से कम एक दीवार का गली से जो है सटा होना आवश्यक था, वो नाली जो बना हुआ था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालों का निर्माण का किस तरीके से यहाँ पर है। और कभी कभी पूछ देता नालों के निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग जाता, प्लास्टर भी किया हुआ था, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, वो हम लोग अगर आगे रहेगा तो हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही यहाँ पर उठाया गया है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर उठा दिए। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में लिखिए। मतलब पूछ रहा है जो सार्वजनिक स्नानघर था यानी कि बाथरूम यानी नहाने वाला जो रूम था, ठीक है, स्नानघर था, तो उसके बारे में आपको पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो में क्योंकि ये था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, 1 सेकेंड आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक स्नानघर के विषय में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना जो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, लेकिन जो समझाने के लायक नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब है, तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं, और जो थोड़ा डिटेल में है उसको फिर डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानघर यानी कि तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि इसकी दीवारें काफी चौड़ी बनी हुई थी, जो कि पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई थी, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके।
तालाब यानी कि स्नान घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, यानी कि पानी के अंदर जो सीढ़ियां होता वो भी बना हुआ था, और पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रयोग था। तो आप समझ सकते हैं मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नान घर का किस तरीके से जो है बनाया गया था। ठीक है, पक्की ईंट था, प्लास्टर वगैरह किया हुआ था, सीमेंट वगैरह बहुत अच्छा विशेष प्रकार का लगाया गया था। ठीक है, और तालाब के अंदर ही जो है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी से संबंधित ग्रह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखें। मतलब कि कह रहा है कि सिंधु घाटी से संबंधित जो है ग्रह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आंसर देखेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्टेटस वगैरह में लगाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ये करते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी होती है। आपका चैप्टर बाय चैप्टर होगा, सब कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, फिर आपका 2009 से लेकर 2021 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से भी क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी से संबंधित ग्रह स्थापत्य पर एक टिप्पणी आपको लिखने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, बहुत लोग पूछेंगे कि सर ये कौन सा बोर्ड के लिए, ये कोई बोर्ड, ये देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, सभी बोर्ड में सभी एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं, सिंधु घाटी से संबंधित ग्रह स्थापत्य ये क्वेश्चन लगभग सभी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी को 2017 के बाद एक नियम बना दिया गया है एनसीईआरटी को फॉलो करना, और सबको एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसी पर जो क्वेश्चन है उसी को उठा करके पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रह स्थापत्य यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे का यहाँ पर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि ग्रह स्थापत्य। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो किसका प्रस्तुत करता है, किसके बारे में बताता है, आवासीय भवनों के उदाहरण। ठीक है, और इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी कि एक आंगन था, चारों तरफ घर था, इस तरीके का बना हुआ था, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। ठीक है, वहां पर जो है पानी भी गर्म और ठंडा जो था, जो कि आज के जमाने में भी कई लोगों के घर में ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय भी गर्म पानी के लिए सुविधा था, ठंडे पानी के लिए सुविधा था। तो यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जो भूमि तल का दीवार था भूमि के अंदर, उस पर कोई खिड़कियां नहीं था। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है, और मुख्य द्वार से जो है वो आंतरिक भाग अथवा आंगन का जो सीधा अवलोकन नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर यानी कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपको एक प्रकार का समझिए कि उसका आकार पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि जो अभी हम लोग घर देखते हैं, बीच में एक आंगन हो गया, चारों तरफ से घर हो गया, किचन रूम हो गया, एक बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इस तरीके का सर जो है रूम होता है, तो उसी तरीके का उस समय भी था। अब उसी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, और भी थोड़ा आगे पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे। हर घर का यहाँ पर और भी है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ था, यानी कि हर घर का जो ईंटों है उसका फर्श से बना था। ठीक है, अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, जो कि अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, और विद्वानों ने लगभग ये अनुमान लगाया है कि कुओं की संख्या, क्वेश्चन पूछा भी गया है, लगभग कितना कुओं की संख्या था, 700। तो आपको ये समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में जो प्रमुख विशेषता है, लगभग आपको 100 से 150 शब्द में लिखने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग लिखते हैं मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, उसका विशेषता लिखते हैं। एक सबसे पहला है, एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर मोहनजोदड़ो। ये अर्बन है, ये रूरल नहीं है, शहरी है, यानी कि नगरीय भी बोल सकते हैं, शहरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संभवतः, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू। ठीक, अनोखा पहलू ये होगा, अनोखा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा जो सबसे पहला खोजा हुआ स्थल था। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रमुख शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को, बस्ती दो भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा, ये बड़ा लिखा हुआ बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। मतलब क्या है कि पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया, दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। तो जो मोहनजोदड़ो में जो बनाया गया था वहां पर क्या था कि बस्ती को जो है वो दो भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन वो नीचे पर था, ठीक है। नीचे वाले को निचला शहर कहा गया और ऊपर वाले को दुर्ग कहा गया, ठीक है। दुर्ग को दीवार से घेरा भी गया था। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को देखते हैं। हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का जो है आपको एक नियोजित शहर केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषता लगभग 100 से 150 तक लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको ये सब पॉइंट जो है वो लिखना है। अब थर्ड पॉइंट को देखेंगे, निचला शहर भी दीवार से घिरा था, निचला शहर जो है वो भी दीवार से घिरा था, लेकिन इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो मतलब यहाँ पर आपको कह रहा है कि अनुमान लगाया जाता है, ऐसा है नहीं, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी धोता होगा। अगर उस समय एक मजदूर 1 घनीय मीटर मिट्टी, 1 घन मीटर मतलब 1 क्यूब मीटर मिट्टी को अगर धोता होगा तो इसके आधार पर निकाला जा सकता है कि लगभग 40 लाख श्रमिक मतलब कि 40 लाख मजदूर का जरूरत पड़ता होगा। अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर जो है श्रम यानी कि मजदूर की उस समय आवश्यकता पड़ी होगी एक दीवार को बनाने के लिए, यहाँ पर इस तरीके से चबूतरे वगैरह को बनाने के लिए। अब शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन यानी कि नियोजन के अन्य लक्षणों से ईंटें शामिल है जो भले धूप से सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई है एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पॉइंट को आपको लिख देना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, बस पूरा कहानी के जैसा। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं, ठीक है। हाँ देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन 14 विधि से, ये जो विधि था इससे आप क्या समझते हैं। चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। तिथि निर्धारण, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। मतलब कह रहा है कि तिथि निर्धारण का जो वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। परंतु किसी की जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, लेकिन किंतु कार्बन 14 का जो निरंतर है वो बल होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल जो है वो 5568 वर्ष यानी कि 90 वर्ष होता है, 5568, ठीक है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु काल की गणना की जाती है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। आपको बता देते हैं कि जो C14 होता है, C14 यानी कि कार्बन 14, जो 10th क्लास में आप लोग जरूर देखे होंगे, तो कार्बन 14 विधि होता है। उससे क्या होता है कि कोई लोग अगर 1000 साल पहले मर जाता है तो उसका एज पता लगा सकता है। ये कार्बन से ही जो है उसका एज, उसका उम्र जो है वो पता लगाया जा सकता है, वो कब मरा वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें लैब वगैरह में। तो यहाँ पर ये कह रहा है सिंपली कि कार्बन 14 विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है। इससे क्या नाम से तिथि निर्धारण की जो है वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किसी भी वस्तु का किसी की जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 मात्रा में पाया जाता है। तो जीवित वस्तु में जो है वो कार्बन 14 और 12 मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 जो है वो निरंतर बल होने लगता है, यानी कि बदलते रहता है। ये क्या है, बदलने लगता है। और कार्बन का अर्ध आयु काल जो है 5568 यानी कि 90 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। तो कार्बन 12 का जो है वो 90 वर्ष तक होता है, लेकिन C14 का जो यानी कि कार्बन 14 है वो आधा हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगातार 5 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। हो सकता है किसी बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन इधर जो है बिहार बोर्ड वगैरह, यूपी बोर्ड वगैरह में नहीं पूछा गया। आप देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं।
प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या काल की सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छानुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेरफेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये है आपका आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब 1 मिनट मेरी बात को सुने। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। लगभग 350 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि 2009 से लेकर के 2021 तक आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 से 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को जो है यहाँ पर आपका कराया जाएगा। पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10 से 11 साल का, तो गारंटी देते हैं आपका 60 से 70% आपका रखा हुआ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग हिस्ट्री का किए, ज्योग्राफी का भी कर रहे हैं, उसी तरह पॉलिटिकल भी करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी करेंगे, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, सभी का करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर आपको पार्ट 2 का लिंक मिलेगा, जाकर के जरूर देख लीजिए, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरीके से तैयारी होती है, आप लोग चैनल पर जरूर जाके देखें किस तरीके से तैयारी होती है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर वगैरह कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाइए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने इतना कर रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन वगैरह गलत लगा हो तो, जिससे कि हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें। एक कमेंट से पता चलता है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।